Hello students, today I am discussing with you a topic of physics, that is kinematics. What is kinematics? So, kinematics means a branch of mechanics. Kinematic means a branch of mechanics. अब mechanics क्या होता है? Mechanics is the branch of physics in which we deals with the motion and its effect. In kinematics we deals the parameters describing the motion. In kinematics we deals with the parameters describing the motion. In kinematics we deals with the parameters describing the motion like velocity, acceleration, displacement, distance, speed. हम इनके बारे में इस टॉपिक में बात करेंगे. हम बात करेंगे वो ऐसे पैरामीटर जो किसी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर. और देखिए यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसको स्टार्ट करने के पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस. काइनेमेटिक्स से पहले ये समझना बहुत जरूरी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की नीड क्या है? नीड इसलिए है क्योंकि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन या रेस्ट का स्टेट अगर डिसाइड करना है तो फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड अ रेफरेंस पॉइंट. क्योंकि इस वर्ल्ड में एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है. एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन दोनों ही पॉसिबल नहीं है. हर एक को किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रेफरेंस पॉइंट के साथ में हमने किसी के साथ रिलेट करके उसको ऑब्जर्व किया हुआ है. जैसे अगर मैं बात करूं कि अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, इसका मतलब है कि बुक जो है इस रेस्ट में है, स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू टेबल, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके, बट इफ एन ऑब्जर्वर इज सीइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द अर्थ, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि पूरी अर्थ घूम रही है तो आपकी टेबल के साथ साथ बुक भी घूम रही है. इसका मतलब है उस ऑब्जर्वर के लिए अब आपकी टेबल एंड बुक दोनों ही मूविंग है. इसलिए स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को हमें जब एक्सप्लेन करना है, डिसाइड करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू चूज अ रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या होता है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे बोल सकते हैं हम लोग, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है एट पॉइंट P, एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट P. अब मैंने बोला कि इस ऑब्जेक्ट P के मोशन को डिस्क्राइब कीजिए, ऑब्जेक्ट P के मोशन को डिस्क्राइब कीजिए. लेकिन ऑब्जेक्ट P के मोशन को डिस्क्राइब जब कर पाएंगे जब हमें पॉइंट P के या ऑब्जेक्ट एट P के हमें पोजीशन पता हो. और पोजीशन कैसे निकालेंगे? पोजीशन होती है हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ. तो सबसे पहले हम लोग इसमें ऑब्जर्वर को स्टेशनरी करेंगे कि हमारा ऑब्जर्वर कहां पर हो गया? इस पॉइंट पर, जिसे बोलते हैं ओरिजिन पर. तो इस पॉइंट पर ऑब्जर्वर है. अब इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस पे, अब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट P है वो R वेक्टर है. ये R वेक्टर क्या हो गया? ये R वेक्टर हो गया इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर. अगर मैं इसको X बोल दूं, अगर मैं इसको Y बोल दूं, अगर मैं इसको Z बोल दूं, तो वेक्टर R क्या हो जाएगा? X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप. अब ये कैसे हुआ? क्योंकि पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? X, Y, Z. इस कार्टेशियन सिस्टम में, इस कार्टेशियन सिस्टम में X, Y, Z क्या है? ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं. X, Y, Z क्या है? ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं. तो अगर मैं बोलूं कि ये R वेक्टर क्या है, तो R वेक्टर है इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. R वेक्टर क्या है? इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ओके, नाउ इफ अगर मैं बोलूं कि अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंप्लीट हो गया क्या, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ. क्योंकि ऑब्जर्वर जब इस मोशन, इसकी मोशन को ऑब्जर्व करेगा, सबसे पहले उसे चाहिए पड़ेगी एक वॉच या बोले क्लॉक फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम. तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक क्लॉक लगा दूं, अगर मैं इस मेजरमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक क्लॉक लगा दूं फॉर द टाइम मेजरमेंट,
अब बोलेंगे हम लोग इसको कि अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक रेक्टेंगुलर या कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। क्या क्या होता है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस ऑब्जर्वर प्लस टाइम मेजरिंग डिवाइस, इसको मिलके बनता है हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या क्या होता है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक ऑब्जर्वर होता है और एक टाइम मेजरिंग डिवाइस होती है। इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैंने बोला जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर है यहां पर पोजीशन वेक्टर। क्या है आर वेक्टर? आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर इज डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो गया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया इसका वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, where x y z are the coordinates of the point p in this coordinate system। ठीक है। अब और यहां पे i कैप j कैप k कैप आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स along x axis y axis and z axis respectively। नाउ अब अगर टाइम के बढ़ने पर क्लॉक लगी है, टाइम चेंज होगा। टाइम के चेंज होने पर, अगर टाइम चेंज होगा और इस पॉइंट P की पोजीशन चेंज हो जाए, इस पॉइंट P की पोजीशन चेंज हो जाए। अब इस पोजीशन को यहां पे तीन कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब कर रहे हैं, x y z। तो इन x y z में से अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, x y z में से अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वी कैन से द पार्टिकल P इज इन मोशन। मैंने क्या बोला? लिसन अगेन। अगर टाइम के बढ़ने पर, टाइम के चेंज होने पर, टाइम के आगे बढ़ने पर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं x y z में से कोई भी एक चेंज हो जाए, दोनों हो जाए, तीनों हो जाए, लेकिन कम से कम कोई एक अगर x y z में से चेंज होता है, देन वी कैन से पार्टिकल P इज इन मोशन। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन, then we can say if the position of the object changes with respect to a reference point with the passage of time, it is said to be the state of motion। अब अगर पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल की जो कोऑर्डिनेट्स हैं टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स x y z ही होते हैं, 10 मिनट बाद भी, 15 मिनट बाद भी, 2 दिन बाद भी, तो हम बोलेंगे पार्टिकल P कैसा है? रेस्ट में है। टाइम तो आगे बढ़ रहा है बट पार्टिकल P का O के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अब पार्टिकल P का अगर चेंज होगा तो मोशन में है, अगर नहीं होगा, एक्स वाई जेड कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, तो मोशन में नहीं, रेस्ट की पोजीशन है, रेस्ट का स्टेट है। नाउ अब इसी बेसिस पर यहां पर हम लोग मोशन को तीन टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला टाइप कि वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस पॉइंट P के तीन कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। अगर x y z तीन में से कोई एक, वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट चेंज होता है, वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट, या तो x चेंज हो जाए या y चेंज हो जाए या z चेंज हो जाए, अगर कोई एक चेंज होगा, अगर कोई एक चेंज होगा तो उसे बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। x y z आर थ्री डायमेंशंस हियर। अगर इनमें से कोई भी एक, या तो x या y या z चेंज होगा तो बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। अगर एनी टू कोऑर्डिनेट्स x y y z x z, x y y z और z x, अगर कोई टू कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ थ्री चेंज होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो बोलेंगे मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। थर्ड, अगर x y z तीनों ही चेंज हो रहे हैं तो बोलेंगे मोशन इन थ्री डायमेंशन या मोशन इन स्पेस। तो फर्स्ट इज, अगर कोई एक चेंज होगा, एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट आउट ऑफ थ्री changing with respect to time, then we can say motion in one dimension. It is also known as rectilinear motion. Motion in one dimension, motion in straight line, motion in rectilinear motion, same thing. अगर कोई दो चेंज होते हैं, अगर कोई दो चेंज होते हैं तो we can say
मोशन इन प्लेन, मोशन इन 2 डायमेंशन। अगर तीनों चेंज होंगे तो वी कैन से मोशन इन 3 डायमेंशन या मोशन इन स्पेस। अब अगर 1 डायमेंशनल मोशन है तो उसका एग्जांपल है कि किसी रोड पर चलती हुई एक गाड़ी, एक कार ऑन अ रोड, अ व्हीकल ऑन अ रोड। एक्स वाई प्लेन, अ प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। मींस अगर बात करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो व्हीकल ऑन द रोड। मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। देन एक्स वाई जेड तीनों चेंज हो रहे हैं, मोशन इन द 3 डायमेंशन, मोशन इन स्पेस। इसे बोलते हैं हम लोग, जैसे कि अब मॉस्किटो इज फ्लाइंग इन द रूम, वो कहीं भी जाएगा, तीनों जगह चेंज होंगे। तो ये है एग्जांपल्स इसके मोशन के इन 1 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन एंड इन 3 डायमेंशन।